तो नमस्कार सभी को। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। और फिर से वही डिस्क्लेमर कि मैं अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूँगा, और कुछ कमी रह जाए तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था SDLC के बारे में, और मैंने आपको उससे पहले बताया था प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड के बारे में। तो प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार SDLC का हम रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो SDLC का रिकैप अगर हम करते हैं तो मैंने आपको बताया था उसमें कोई साइकिल है तो साइकिल के अंदर कुछ फेजेस होंगे, और फेजेस के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे फेजेस आगे चलते हैं। तो बताते हैं कि सबसे पहले क्लाइंट साइड से हमें एक रिक्वायरमेंट मिलेगी कि क्या बनना है क्या नहीं है। फिर रिक्वायरमेंट कलेक्शन के बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी एक डिज़ाइनिंग होगी, एक तरह डिज़ाइनिंग की भाई कैसे कैसे जो भी हम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी डिज़ाइंस क्या क्या होंगी, क्या क्या नहीं होगा। फिर हम एक तरह डिज़ाइनिंग हम कैसे कैसे क्या क्या मॉड्यूल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी कोडिंग होगी। कोडिंग में तो एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, ठीक है। मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर उसके बाद जब वो बन जाएगा तो फिर होगा टेस्टिंग। ओके, फिर उसके बाद हम उसको रिलीज़ कर देंगे, और रिलीज़ के बाद मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस दो तरीका होता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, टेस्ट करी, लाइव वो कोडिंग हुई, कोडिंग के बाद वो रिलीज़ कर दी। रिलीज़ इन द सेंस इसको लाइव बोलते हैं। लाइव का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा लाइव का। वैसे लाइव का ये होता है कि कोई चीज़ बन चुकी है, अब वो कस्टमर को हैंड ओवर हो चुकी है और उसको यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। वो वेब भी हो सकती है और या कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, मोबाइल बेस्ड या iOS एप्लीकेशन। और उसके बाद मेंटेनेंस का बताया था मैंने आपको कि मेंटेनेंस का क्या होता है। जैसे कोई एप्लीकेशन आपने कर दी है लाइव, और लाइव करने के बाद क्या होता है कि उसमें कोई इशू आ रहा है तो, या फिर उसमें कोई नया फीचर डेवलप हुआ है या कोई नई अपग्रेड आई है, तो मेंटेनेंस के अंदर वो चीज़ आती है। फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कोडिंग फिर से होती है, और फिर से उसमें टेस्टिंग होती है कि जो नया फीचर है या नई अपग्रेड है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। कोई अपग्रेड या कोई नया फीचर है जो काम कर रहा है ठीक से कि नहीं, तो उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। तो आई होप SDLC आपका एक बार रिकैप हो गया होगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है कि सपोज़ कीजिए ये कोई वेबसाइट है, ठीक है। आप अपने सिस्टम पर मान लीजिए अमेज़ॉन करके देख रहे हैं, तो अमेज़ॉन जब आप खोलते हैं तो आप उसका एक लोगो आता है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आते हैं, बाय नाउ आते हैं। तो ये क्या है, एक फ्रंट एंड का मतलब कि आपके UI पे कुछ दिख रहा है। UI मतलब यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि अब इसके पीछे क्या है कि ये हो गया फ्रंट एंड, कि आपको फ्रंट में आपको स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है उसकी एप्लीकेशन और मोबाइल में, तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। और इसको उसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे कोई अमेज़ॉन खोला, अब आपने सपोज़ कीजिए कोई मोबाइल ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें कई तरीके के मोबाइल्स आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस खुल रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, जूम कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अलग अलग फंक्शनैलिटी पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे आपने जूम पे क्लिक किया प्लस बटन पे तो वो जूम हो रहा है, बाय नाउ पे गए तो वो चला गया, कार्ट में ऐड करना है तो कार्ट में वो चला गया। तो ये हो गया एक बैक एंड। फ्रंट एंड में तो दिख रहा है, लेकिन बैक एंड में कुछ ना कुछ तो कोडिंग होगी, तो उस वजह से उसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही है। फ्रंट एंड का मतलब होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई कार है, तो मैंने उसका आपको एक डिज़ाइन दिखाया, ठीक है, कि हाँ भाई ये कार है, ठीक है। अब ये कार आपको बाहर से दिख रही है, लेकिन ये हो गया इसका तरीके से फ्रंट एंड। लेकिन कार के अंदर AC भी यहाँ पे होगा, यहाँ इंजन होगा, यहाँ एग्जॉस्ट होगा। तो अब जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, AC चलाएंगे तो एक एग्जॉस्ट भी होगा, ब्रेक दबाएंगे तो लाइट्स तो दिख रही हैं, लेकिन बैक एंड से प्रेस करेगा तभी तो उसकी लाइट जलती हैं। तो यानी जो पीछे से काम हो रहा है, जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ वर्क कर रही है, वो हो गया बैक एंड। जैसे इंजन इसका बैक एंड हो गया, कार की बॉडी हो गई फ्रंट एंड, लेकिन इंजन अदर फंक्शंस हैं, गियर वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह, तो वो हो गया एक तरीके का बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट व्यू, बैक एंड मतलब ये, जैसे आप किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाथ पैर वगैरह दिख रहे हैं, ये आपका पूरा एक फ्रंट एंड पार्ट हो गया, ऐसे समझिए इसे। लेकिन उसके अंदर हार्ट होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन होता है, ये दिखता तो नहीं पर है, तो ये हो गया एक तरीका बैक एंड। आई होप ये एक लेमन लैंग्वेज में आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब SDLC हो गया। अब बहुत सारे इस प्रोसेस में मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कि हम टेस्टिंग में कैसे कैसे कौन से
मॉडल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें मॉडल्स होते हैं तो मॉडल्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें एक मॉडल होता है वी मॉडल। ठीक है, वी मॉडल। अब वी मॉडल का वी से क्या बनता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल होता है ये। वी स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। अब इससे आप क्या समझते हैं, जैसे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वी से हो गए, यहाँ तक क्लियर है वी मॉडल। अब मान लीजिए मैं यहाँ से ए टू बी जाना चाहता हूँ, मतलब आप ए सिटी से बी सिटी जाना चाहते हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या है कि क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको मान लीजिए दिल्ली टू मुंबई जाना है। मान लीजिए ये दिल्ली है, ये मुंबई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि क्या मैं सही जा रहा हूँ और क्या मैं सही जगह पहुँचा मुंबई में। मुंबई जा रहे हैं लेकिन मुंबई में कहीं तो जा रहे हैं। एक तो हो गया वेरिफिकेशन कि आपने ए सिटी से बी सिटी जाने के लिए कोई ट्रेन बस ऑटो पकड़ा, तो क्या वो सही पकड़ा। आपको ए से बी जाना, तो क्या आपने कहीं सी वाली बस या ट्रेन तो नहीं ले ली, या डी की तो नहीं ले ली, आपने बी तो ली। लेकिन बी पे पहुंचने के बाद क्या आप सही जगह आपको उतारा। ऐसा तो नहीं कि बी में आप कहीं भी उतर जाएंगे सिटी में पहुंचते हुए। तो वी मतलब क्या कि क्या मैं सही चल रहा हूँ, और चलने के बाद वैलिडेशन, क्या मैं सही जगह पहुँचा। या आपको चीज़ समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का कंसेप्ट। मान लीजिए मैं एक चाय बना रहा हूँ, तो क्या मैं चाय सही बना रहा हूँ, मतलब जो चाय के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी उसमें आप हिंदी में सामग्री बोलें इंग्रेडिएंट्स को, तो क्या होता है कि चाय पत्ती, दूध, अदरक, मसाला बहुत से लोग यूज़ करते हैं, चीनी। तो क्या मैं चाय में सही चीज़ डाल रहा हूँ। अब चाय तो बन गई, अब लोग टेस्ट करेंगे उसे, आपकी चाय को, तो क्या हुआ, क्या मेरी चाय सही बनी, मैं चाय सही बना रहा हूँ। ये हो गया एक पार्ट वी का। वैलिडेशन लगेगी इस पर, क्या मेरी चाय सही बनी, तो ये हो गया वैलिडेशन, वी मॉडल। ठीक है, आप ऐसे इस वी मॉडल को आप समझ सकते हैं। अब वी मॉडल के बारे में थोड़ा सा और अगर मैं डीप में जाना चाहूँ, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे क्या होता है, अब मैं आपको टेक्निकल में थोड़ा सा समझाऊँ तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई। ठीक है, अब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट आई, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लान हुआ होगा। जैसे ये एक तरीके का पैरेलल मॉडल है, तो इसमें क्या होता है कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन मैंने आपको बताया। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट आई, तो यहाँ पे उसकी एनालिसिस होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब डिज़ाइनिंग होगी, तो डिज़ाइनर्स भी कुछ यहाँ पे करेंगे कोडिंग। तो यह मतलब डिज़ाइन सही बन रही, क्या वो कोडिंग के लायक है। कोडिंग हो गई तो फिर टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होगी तो फिर उसके बाद क्या ये यूज़र को एक्सेप्टेड है, जैसे यूएटी मैं आगे बताऊंगा यूज़र एक्सेप्ट। तो एक तरीके का आपको ही समझ में आया ना, क्या मैं चाय सही बना रहा हूँ और क्या मेरी चाय सही बनी। तो एक सिस्टम की तरह ये वेरिफिकेशन मॉडल काम करता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन को जब भी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे। वेरिफिकेशन, आर यू बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, मतलब क्या आर यू बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद वैलिडेशन जब आएगा, तो हैव यू बिल्ड द राइट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ होती है कि आप चीज़ सही बना रहे हो, और वैलिडेशन, क्या आप सही चीज़ बना पाए। तो एक तरीके का पैरेलल सिस्टम होता है वी मॉडल में, और इसमें डिफरेंट आप स्टेप्स होते हैं जो मैंने अभी इससे पहले बताए थे आपको। वेट अ मिनट, यहाँ पर। तो यहाँ तक शायद चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, और वेरिफिकेशन, हैव यू बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट एंड हैव यू बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, टेस्टिंग जो होती है वो एवरी फेज़ में होती है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो इसमें टेस्टिंग जो है हर चीज़ में होती है। वेरिफिकेशन वैलिडेशन का एक और मैं एग्जांपल देता हूँ वी मॉडल के लिए। सपोज़, ठीक है, कि आपको कोई चीज़ बोली कि आपको ए मॉड्यूल बनाना है, तो उसके आपके पास डॉक्यूमेंट आ गए कि ए मॉड्यूल में, जैसे मैं ग्रॉसरी की ऐप बना रहा हूँ, तो एक डॉक्यूमेंट होगा कि इसमें ये सब्जियाँ रखेंगे, ये मिल्क प्रोडक्ट्स रखेंगे, ये चीज़ रखेंगे, ये ऑयल रखेंगे।
ये एक डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास आपके बीए या टेक्निकल आर्किटेक्ट की तरफ से। ये बड़े हैवी टर्म्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अब ये हो गया, ये डॉक्यूमेंट आया। अब ये डॉक्यूमेंट हैंड ओवर होगा डेवलपर को, ठीक है। तो एक हो गया वेरिफिकेशन कि हमें ये बनाना है। तो वेरिफिकेशन के बाद ये वैलिडेट करेंगे डेवलपर के साथ मिलके कि आपने ये चीज़ उस मॉड्यूल में डाली है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स और भी चीज़ मैंने बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डेवलपर बना के इसको टेस्टर्स को देगा। तो टेस्टर इसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है। अब मान लीजिए मिल्क प्रोडक्ट थे डॉक्यूमेंट में 4 और डेवलपर ने डाले 3, दूध दही लस्सी, लेकिन वो बटर मिल्क जैसे देसी भाषा में छाछ कहते हैं वो मॉड्यूल डालना भूल गया। तो टेस्टर्स बता देगा भाई आप इशू है क्योंकि ये वैलिडेट नहीं कर रहा है जो चीज़ आपने बोली है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि वी मॉडल का मेन एडवांटेज अगर आपसे कोई पूछे तो कि वेरीफाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि जो भी आपका कस्टमर, ये कोई कस्टमर था आपका जिसने कहा कि मेरा ऐसे ग्रॉसरी का ऐप या वेबसाइट आप बना दीजिए, तो आप वेरीफाई कर रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट। तो इसका मेजर एडवांटेज ये होता है, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टूड है सारी चीज़ें। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन एज ए टेस्टर क्या अप्रोच होती है। सपोज़ कीजिए कि आपने कोई बैंक की साइट खोली और आप उस पर साइन अप कर रहे हैं, तो उसका एक फॉर्म कैसे होगा, नेम होगा, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये चीज़ होंगी। तो आपको बोला कि आपने वेरिफिकेशन किया, आपके पास एक कोई डॉक था कि उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, नेम, ओके, ईमेल, ठीक है। उसके बाद ईमेल के बाद मैंने क्या बताया, अकाउंट नंबर, कोई आप बैंकिंग अकाउंट का कुछ बना रहे हैं तो बैंकिंग का कोई फॉर्म है तो अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये एक तरीके का कोई डॉक था, आपको इस तरीके का कोई मॉड्यूल डेवलप करना था। अब डेवलपर ने डेवलप कर दिया तो आपने वेरीफाई किया कि क्या नेम सही है, ईमेल डाला है उसने मॉड्यूल, ईमेल के बाद आपने क्या मैंने बताया यहाँ पे बताया अकाउंट नंबर वो सही है, उसके बाद फ़ोन नंबर। अब आपने देखा कि हाँ भाई डेवलपर ने ये चीज़ डाली, आपने वेरीफाई कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यही डॉक आप वैलिडेट कैसे करेंगे। अब वैलिडेट करने के लिए, अब जैसे ये नेम है उस फॉर्म में, आप कोई फॉर्म टेस्ट कर रहे हैं बैंकिंग वेबसाइट का, आपके कस्टमर ने बोला है, डॉक्यूमेंट्स में है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो नेम में आप ये भी देखेंगे कि एक लिमिट होगी, कि आपने एक लिमिट सेट की होगी डेवलपर ने कि 20 वर्ड से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं हो सकती, ठीक है, नेम की। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ एच दबा दिया, दबाते चलेगा वो ब्रीच हो गई, 30 से ऊपर भी जा रही, 30-40 तक जा रही है। तो यानी कोई इशू है कि जब हमें रिक्वायरमेंट में बोला गया था कि भाई बेस आपने नेम का वो तो दिया मॉड्यूल यहाँ पे फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर वो लिमिट जो एक वैलिडेट करना था कि भाई 20 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा किसी का नाम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब नेम में क्या है, कोई मान लीजिए आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने नाम डाला शिव, ठीक है, लेकिन किसी का नेम क्या 1 2 3 हो सकता है। नेम मॉड्यूल तो अवेलेबल है डेवलपर एंड से, यूआई में भी आपको दिख रहा है फ्रंट एंड पे, लेकिन शिव के आगे आपने 1 2 3 4 डाला और यहाँ पे आपने सबमिट किया, वो सबमिट हो रहा था। यानी वो वैलिडेशन का कोई इशू आ रहा है उसमें कि किसी का नेम शिव 1 2 3 नहीं हो सकता। अब ईमेल डाल रहे हैं, अब ईमेल का आपने बॉक्स दिया, आपने टाइप किया, लेकिन उसमें आपने डोमेन नेम नहीं लगाया, जीमेल, हॉटमेल, याहू, तो यानी इशू है, क्योंकि ऐसा कोई मेल होता ही नहीं है कि किसी के आगे डोमेन नेम ना हो, @gmail.com, शिवम 124 ऐसे @gmail.com। तो आप वैलिडेट कर रहे हैं कि आपको मॉड्यूल तो मिला ईमेल का, पर उसमें डोमेन नेम मिसिंग था। रिक्वायरमेंट कह रही थी कि @gmail.com होना चाहिए था, या वेरिफिकेशन में आपने वेरीफाई तो कर लिया कि डोमेन मेल तो ले रहा है, लेकिन क्या वो डोमेन नेम ले रहा है। अब एक और मैंने उसमें बताया था अकाउंट नंबर। अब इंडिया के प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें, फॉरेन का तो मुझे आइडिया नहीं है, कि जैसे कोई अकाउंट नंबर है उस फॉर्म में, तो अकाउंट नंबर जनरली 12 से 14 डिजिट का होता है। अब आपको एज वेरिफिकेशन तो आपने कर लिया कि भाई अकाउंट नंबर अवेलेबल है, तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट नंबर डाल सकता है 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब आपको वैलिडेट कैसे करना है कि वो कहीं
16 डिजिट्स या 14 डिजिट जितनी भी इसमें वैलिडेशन लिमिट है कि इस इतनों से ज़्यादा अकाउंट नंबर नहीं हो सकता, 12 14 16 उससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा। एक और चीज़ 1 2 3 ABC आपने डाल दिया और वो सबमिट भी हो रहा है, यानी इशू है कि किसी का अकाउंट नंबर इंडियन प्रोस्पेक्ट में आपने अल्फ़ाबेटिकली सुना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC अकाउंट नंबर नहीं हो सकता। अब दूसरा आपने वैलिडेट क्या करना है, आपको वैलिडेट और वेरिफिकेशन वी मॉडल के हिसाब से कि जैसे ये है। अब आपने क्या किया कि आपने ऐसे डाला, ठीक है, तो आपने इसमें ऐसे डाला तो अब क्या होगा इसमें कि फ़ोन नंबर डाला तो फ़ोन नंबर आपने देखा कि +91 करके है, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिसिंग है या कंट्री कोड मिसिंग है, पर डॉक्यूमेंट्स आपके कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। तो आपने वेरीफाई किया, ठीक है, चलो मान लो डेवलपर ने वो भी डाला है, तो कहीं लिमिट ब्रीच तो नहीं हो रही कि 10 डिजिट से ज़्यादा तो नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा। वैलिडेट तो करेंगे ना कि भाई वो जो चीज़ अवेलेबल है तो वो चीज़ है, ठीक है, कि अब फ़ोन नंबर अवेलेबल है, लेकिन आपने वेरीफाई तो कर लिया कि हाँ फ़ोन नंबर अवेलेबल है, लेकिन उसमें वैलिडेट करने के लिए आप ये देखेंगे कि फ़ोन नंबर के अलावा कुछ और तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। जैसे आपने 999 ऐसे करके नंबर डाला 7 डिजिट और ABC XYZ आपने डाल दिया, तो ऐसा तो कोई फ़ोन नंबर नहीं होगा। आप वेरीफाई तो कर रहे हैं कि हाँ फ़ोन नंबर का मॉड्यूल मेरे इस फॉर्म में दे रखा है वेबसाइट में, लेकिन आप वैलिडेट जब कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस करी कि अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं या फ़ोन नंबर आप डालते चले जा रहे हैं, आपने कोई बटन प्रेस किया वो कंटिन्यू हो गया तो फ़ोन नंबर 20 डिजिट का है, फ़ोन नंबर 20 डिजिट का नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आपने वेरीफाई तो कर लिया कि वो चीज़ अवेलेबल है, क्या वो सही है। जैसे मान लीजिए वी मॉडल को मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ अच्छे से, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्किंग है, ठीक है, आपने यहाँ गाड़ी पार्क करी, ठीक है, आपकी गाड़ी तो खड़ी हुई है, क्या गाड़ी सही सलामत खड़ी हुई है, आपने वेरीफाई तो कर लिया कि आपकी गाड़ी A1 जगह इस जगह A1 पिलर पे खड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या गाड़ी आपकी सही सलामत खड़ी हुई है। आप वैलिडेट भी तो करेंगे कहीं आपकी गाड़ी को किसी ने डैमेज तो नहीं किया पार्किंग में। वेरीफाई कर लिया, आपके पास एक पर्ची थी कि आपकी A1 है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे कि आपकी पर गाड़ी A1 में खड़ी हुई है पार्किंग में, लेकिन आप वेरीफाई वैलिडेट भी तो करेंगे आपकी गाड़ी सही है, किसी ने कोई डेंट तो नहीं मार दिया इस गाड़ी में, किसी ने कोई स्क्रैच तो नहीं कर दिया, किसी ने उसका कांच तो नहीं डैमेज कर दिया, तो आप वैलिडेट भी तो करेंगे। अगर वैलिडेट कुछ इशू है तो आप पार्किंग से बात करेंगे कि ये क्या इशू है। तो ये चीज़ है, और आप भी अपनी तरफ से करेंगे। जैसे आपने गाड़ी पार्क की तो आप चेक करेंगे लॉक लगाए कि नहीं लगाए, इंजन लाइट्स प्रॉपर्ली ऑफ हैं, तो आप समझ गए कि आपने वेरीफाई किया, आपने गाड़ी तो पार्क कर ली, लेकिन वैलिडेट भी करेंगे कि इंजन ऑफ है, सही से लगी है, किसी और गाड़ी से ज़्यादा सटके तो नहीं लगे, किसी और को इशू है। तो आप वी मॉडल का मेन कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।